नमस्कार और अनलॉक यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे भारत के भविष्य, हमारी खेती और हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात करें जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के सामने जो खाद्य सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटने में ये फसलें क्या भूमिका निभा सकती हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है। हमारी आज की पूरी चर्चा जानते हैं इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सिर्फ एक सवाल या एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के सामने खड़ी एक बहुत गंभीर चुनौती है। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो सवाल ये है कि सबका पेट भरने के लिए क्या हमारे पारंपरिक तरीके काफ़ी होंगे, या हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ नए समाधान खोजने होंगे। यही सवाल हमारी नीतियों और हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले इस संकट की गहराई को समझते हैं। हम पहले देखेंगे कि दुनिया भर में क्या स्थिति है, और फिर बात करेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। क्योंकि देखिए, जब वैश्विक चुनौतियां और हमारी घरेलू ज़रूरतें एक साथ मिल जाती हैं, तो ये मुद्दा और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। ज़रा सोचिए, सिर्फ आने वाले कुछ ही दशकों में, यानी साल 2050 तक, हमें आज के मुकाबले 70% ज़्यादा खाना उगाना होगा। ये एक बहुत बड़ा, एक असाधारण लक्ष्य है, खासकर तब जब हम जानते हैं कि खेती करने लायक ज़मीन, साफ पानी, ये सब प्राकृतिक संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें हर एक एकड़ ज़मीन से पैदावार को एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना ही होगा। अच्छा, आप दुनिया से हटकर सीधे भारत पर आते हैं। एक अनुमान है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश होंगे। अब ये आंकड़ा सीधे सीधे हमारे खाने पीने के संसाधनों पर जो ज़बरदस्त दबाव पड़ने वाला है, उसको दिखाता है। और इसकी तैयारी हमें आज अभी से करनी होगी। और इस 1.7 अरब की विशाल आबादी का पेट भरने के लिए जानते हैं भारत को अपना मौजूदा खाद्य उत्पादन कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 32% तक बढ़ाना होगा। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक न्यूनतम लक्ष्य है। अगर हम सबको बेहतर पोषण देना चाहते हैं, तो असल में हमें इससे कहीं ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर हम आज की स्थिति देखें ना, तो भविष्य की चुनौती और भी गंभीर लगने लगती है। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही ले लीजिए। 127 देशों में भारत का स्थान 105वां है। ये रैंकिंग बस एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की जो जमीनी हकीकत है, उसे साफ साफ दिखाती है। ये बताती है कि हमें सिर्फ उत्पादन ही नहीं बढ़ाना, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि खाना सही लोगों तक पहुंचे। और ये चुनौती और भी मुश्किल तब हो जाती है जब हम दूसरे फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है। बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। दुनिया में कहीं लड़ाई होती है तो सप्लाई चेन टूट जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। ये सारी चीजें मिलकर खाद्य सुरक्षा के हमारे लक्ष्य को और भी मुश्किल बना रही हैं। तो इन सब गंभीर चुनौतियों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल है, और ये उम्मीद हमें विज्ञान से मिलती है, जीएम फसलों के रूप में। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या, और इसमें हमारी खेती के तरीकों को पूरी तरह से बदलने की कितनी क्षमता है। तो सबसे पहला सवाल, ये जीएम फसलें होती क्या हैं? अगर मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊं, तो ये ऐसे पौधे हैं जिनके डीएनए में वैज्ञानिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कोई एक नया खास गुण डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पौधे में एक ऐसा जीन डाल दिया जो उसे कीड़ों से लड़ने की ताकत दे, या सूखे में भी जिंदा रहने की क्षमता दे, या फिर उसके पोषण को और बढ़ा दे। अब अगर हम पारंपरिक खेती और जीएम खेती की तुलना करें, तो फर्क साफ नजर आता है। जीएम टेक्नोलॉजी से कीटनाशकों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है, जिसका सीधा फायदा किसान की सेहत और हमारे पर्यावरण दोनों को होता है। पैदावार ज्यादा स्थिर रहती है क्योंकि फसलें कीड़ों और खराब मौसम का सामना बेहतर तरीके से कर पाती हैं। और गोल्डन राइस जैसे उदाहरण तो ये भी बताते हैं कि हम फसलों को और पौष्टिक बनाकर कुपोषण जैसी समस्याओं से भी लड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब भारत के भीतर एक दिलचस्प और थोड़ी जटिल स्थिति कैसे बनाता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत का जो अनुभव रहा है, वो विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ हमें शानदार सफलता मिली, तो दूसरी तरफ हम नीतियों के ठहराव में फंस गए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सफलता से, एक ऐसी सफलता जो हमें ये समझने में मदद करती है कि इस टेक्नोलॉजी में वाकई कितनी क्षमता है। भारत में
इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीटी कॉटन। यहाँ बीटी का मतलब है एक बैक्टीरिया, बेसिलस thuringiensis, जिसमें एक ऐसा जीन होता है जो कीटनाशक प्रोटीन बनाता है। इसी जीन को वैज्ञानिकों ने कपास में डाल दिया और नतीजे कमाल के थे। इस एक तकनीक ने भारत को कपास का आयात करने वाले देश से दुनिया का एक बड़ा निर्यातक बना दिया। आंकड़े खुद बताते हैं, किसानों का मुनाफा 68% तक बढ़ गया और कीटनाशकों का इस्तेमाल 37% तक कम हो गया। लागत भी घटी और पर्यावरण को भी फायदा हुआ। लेकिन बीटी कॉटन की जबरदस्त सफलता के बावजूद कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। बीटी बैगन, जिसे हमारे ही भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया था और जिसे 2010 में हमारी अपनी नियामक संस्था GEAC ने सारे सुरक्षा परीक्षणों के बाद मंजूरी भी दे दी थी, वो बैगन 1 दशक से भी ज्यादा समय से बस अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। तो भारत की इस सुस्ती की कीमत क्या है? देखिए, जब भारत में बीटी बैगन पर रोक लगी हुई थी, ठीक उसी समय हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 2014 में उसी टेक्नोलॉजी को अपना लिया। आज वहां के किसान इसका फायदा उठा रहे हैं, उनकी कमाई बढ़ी है और कीटनाशकों का खर्चा कम हुआ है। और चीन को देखिए, वो तो 98 GM फसलों को मंजूरी देकर इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में GM फसलों का इतना विरोध क्यों है? इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की एक मजबूत लॉबी है जिनका बिजनेस GM फसलों से प्रभावित हो सकता है। दूसरी, कुछ सामाजिक संगठन वैचारिक कारणों से इसका विरोध करते हैं। तीसरी, अक्सर राजनीतिक बहसें वैज्ञानिक तथ्यों पर भारी पड़ जाती हैं और फैसले भावनाओं के आधार पर हो जाते हैं। और आखिर में स्वास्थ्य को लेकर कुछ निराधार चिंताएं और इसे विदेशी कंपनियों के फायदे से जोड़कर देखने की जो धारणा है, वो भी इस विरोध को हवा देती है। तो एक सिविल सेवा अभ्यर्थी को इस पूरे जटिल मुद्दे से अपनी परीक्षा के लिए क्या सीखना चाहिए? चलिए अब उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को संक्षेप में समझते हैं जो आपको अपने उत्तर लिखने में एक बैलेंस्ड और तथ्य आधारित नजरिया रखने में मदद करेंगे। मेंस में अपने उत्तर को मजबूत बनाने के लिए इन तथ्यों और आंकड़ों पर खास ध्यान दें। 70% वैश्विक जरूरत का आंकड़ा आपके उत्तर की भूमिका को एक मजबूत आधार देता है। बीटी कॉटन का डेटा ये साबित करता है कि भारत में इस तकनीक में कितनी क्षमता है। बांग्लादेश का उदाहरण बताता है कि सही समय पर फैसला न लेने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, दुनिया भर की 284 से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थाएं और लगभग 3000 स्टडीज ये मानती हैं कि स्वीकृत GM फसलें इंसानी सेहत के लिए सुरक्षित हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ये एक बहुत ही सटीक उपमा है कि भारत की हालत उस इंसान जैसी है जिसने कोई जीवन बचाने वाली दवा तो बना ली, लेकिन डर और अफवाहों की वजह से उसे अलमारी में बंद करके रख दिया है। और उसी दौरान हमारा पड़ोसी उसी दवा का इस्तेमाल करके अपनी सेहत सुधार रहा है। हमने बीटी कॉटन में सफलता देखी, हमारे वैज्ञानिकों ने समाधान भी दिए, लेकिन हम उसे अपनाने से हिचक रहे हैं। और अब मेंस की तैयारी के लिए एक अभ्यास प्रश्न, इसे लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किस हद तक मदद कर सकती हैं? इनके अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस चर्चा में हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की, जैसे खाद्य सुरक्षा की जरूरत, बीटी कॉटन की सफलता और विरोध के कारण, उन सबको ध्यान में रखकर एक संतुलित उत्तर लिखने का प्रयास करें। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।